हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण। इससे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं मगध साम्राज्य के 4 वंशों के बारे में, जिनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हालांकि जो आज का ये हमारा वीडियो है, साथ साथ में जहां मौर्य वंश में एक तरफ से मौर्य वंश का साम्राज्य भारत में फैल रहा था, उसके जस्ट पूर्व, मौर्य वंश से पूर्व भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में लास्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्राचीन भारत पर अगर विदेशी आक्रमण की बात करें तो यह भारत का मैप देख रहे हैं। ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम, और ये पूर्व, और ये दक्षिण दिशा है। विदेशी आक्रमण कब हुए? तो विदेशी आक्रमण, जैसा कि हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि ये मौर्य वंश से पूर्व में हुए थे, और ये जिस समय मौर्य वंश का यूँ कहिए कि भारत में आगमन हो रहा था, ये उसी के आसपास की टाइम पीरियड की बात है। आक्रमणकारियों ने पश्चिम में ही क्यों आक्रमण किए, अगला प्रश्न उठता है। तो देखिए, पश्चिम में इसलिए आक्रमण किए चूँकि ना इस तरफ छोटे छोटे राजा थे जो अपना राज्य चलाते थे, और वो आपस में आए दिन झगड़ा करते रहते थे। उनमें एकता नहीं थी, उनमें यूनिटी नहीं थी। तो इसी कारण जो है, जब उनमें एकता नहीं थी तो विदेशी शक्तियों ने इस चीज़ का फायदा उठाया और उन्होंने आक्रमण किया। अच्छा, अगला प्रश्न बनता है कि आक्रमणकारी कौन थे? तो देखिए, आक्रमणकारी एक तो ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण, ये 2 लोग थे। इनकी डिटेल हम आगे अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इस स्लाइड में बनता है कि प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो उसका भी हम आंसर जान लेते हैं कि जो प्रथम आक्रमण था ये ईरानी आक्रमण हुआ था, और ये प्रथम आक्रमण असफल रहा था। ये हखमनी वंश के साइरस द्वितीय, जिनको कुरुश कहा जाता है, उन्होंने किया था। प्रथम आक्रमण जो हुआ था ये ईरानी आक्रमण था, साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया था, और ये हखमनी वंश के थे। और ईरान को फारस भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर द्वितीय आक्रमण जो सफल आक्रमण रहा वो डेरियस प्रथम ने किया, जिनको दारा प्रथम बोलते हैं। ये साइरस द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, डेरियस प्रथम। इन्होंने आक्रमण किया था। इन्होंने 516 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था इस हिस्से पर। ये पश्चिमी हिस्सा है भारत का, इसी हिस्से पर आक्रमण किया और यहाँ से गंधार तथा कंबोज को ईरान में मिला करके और इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। गांधार और कंबोज को जीत करके इन्होंने इसे ईरान का 20वां प्रांत बना लिया था। तो पहला आक्रमण हखमनी वंश के साइरस द्वितीय ने किया था, ये असफल रहा था। और द्वितीय आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था, जो कि सफल रहा था, और ये 516 ईसा पूर्व में हुआ था। इस वंश का जो अंतिम शासक था हखमनी वंश का, वो था डेरियस तृतीय। डेरियस तृतीय अंतिम शासक था, और इस वंश का यहीं पर अंत हो गया। अंत किसने किया? तो अंत भी दूसरी विदेशी शक्ति ने किया था। मतलब भारत पर एक विदेशी शक्ति ने जब आक्रमण किया था, तो उस विदेशी शक्ति का आक्रमण खत्म करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए दूसरी विदेशी शक्ति आई, जिसको कि आप भली भांति जानते हैं, सिकंदर। सिकंदर ने इसे पराजित कर दिया। सिकंदर वो शख्स था जो अपनी जीवन काल में जिसने कोई भी युद्ध नहीं हारा था, इसीलिए उसको कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। तो उसने सारे युद्ध जीते थे। तो आगे हम बात कर लेते हैं सिकंदर की। इसको कहा जाता है यूनानी आक्रमण। कौन सा? यूनानी आक्रमण। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ था। और ये किसका पुत्र था? ये राजा फिलिप का पुत्र था। वो यूनान के राजा थे। सिकंदर जो था ये यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था, और उनकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में ये गद्दी पर बैठा, और जिस समय ये गद्दी पर बैठा था उस समय इसकी आयु 20 वर्ष थी। तो याद रखिएगा, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ था, यूनान के राजा फिलिप के घर। और फिलिप की मृत्यु के बाद में इसकी आयु 20 वर्ष थी, जिसमें उनकी मृत्यु हुई। ये गद्दी पर बैठा था। और सिकंदर का मूल नाम था अलेक्जेंडर। ये आप याद रखेंगे, सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। इनके गुरु का नाम अरस्तु था, प्रिय पत्नी रुक्साना, और घोड़ा बुसेफेल्स। घोड़ा कौन सा था? बुसेफेल्स। पहला आक्रमण
इन्होंने पहला आक्रमण तक्षशिला पर किया था। और तक्षशिला पर यूं कहिए कि इनको आक्रमण नहीं करना पड़ा था, वहाँ के राजा आम्बिक थे, तो आम्बिक सिकंदर के प्रभाव से वैसे ही भयभीत हो गए और उन्होंने सिकंदर को अपने मतलब सिकंदर के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए, झुक गए और अपने आप को उन्होंने सिकंदर को समर्पित कर दिया। और इतना नहीं, ये आम्बिक जो था इसको देशद्रोही भी कहा जाता है। इसने अपना राज्य तो उनको दिया ही दिया और ये कहा कि आगे जिन राज्यों पर आकर आक्रमण करेंगे उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, मैं आपके साथ में सपोर्ट करूंगा। तो पहला आक्रमण तक्षशिला पर किया था। उसके बाद जो अगला आक्रमण हुआ था ये पंजाब में हुआ था। पंजाब के राजा पोरस थे और वहाँ पर आक्रमण हुआ था। तो ये चिनाब और झेलम, ऊपर चिनाब नीचे झेलम, ये दो नदियों के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। और इस युद्ध को झेलम वितस्ता या हाइडेस पीच का युद्ध भी कहा जाता है। यूनानियों ने इसे हाइडेस पीच का युद्ध कहा है और झेलम को उस समय वितस्ता कहा जाता था और वर्तमान में इसका नाम झेलम है। तो ये युद्ध जो हुआ था ये चिनाब और झेलम नदी के बीच में हुआ था। जब ये आक्रमण हुआ, जब राजा पोरस हार गए तो सिकंदर की सेना ने क्या किया कि वो राजा पोरस को बंदी बना करके और सिकंदर के सामने ले गए। तो सिकंदर ने पूछा राजा पोरस से कि भाई आपके साथ क्या करना चाहिए। तो राजा पोरस ने बड़ी बहादुरी के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वही करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। मतलब वो जरा सा भी भयभीत नहीं हुए। उनको पता था कि एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या करता है, मृत्युदंड देता है, उसको कितना परेशान करता है। तो उन्होंने बिल्कुल, राजा पोरस ने बिना भयभीत हुए कहा कि आपको वही मेरे साथ करना हो चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। तो जिसने बहादुरी से उनका कड़ा विरोध किया सिकंदर का, और जब बहादुरी के साथ कड़ा विरोध किया तो इनकी बहादुरी से सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने इनको राज्य जो था, इनका जीता हुआ राज्य वापस लौटा दिया। राजा पोरस को जो उनका था वो वापस लौटा दिया था। अच्छा, सिकंदर जब चलता था तो सिकंदर के साथ में दो सेनापति थे, एक जल सेनापति, दूसरे थल सेनापति। तो सिकंदर के थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। याद रखिएगा, सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति का नाम दो तरीके से मिलता है, या तो कहीं कहीं पे नियार्कस या निर्याकस, निर्याकस या नियार्कस, याद रखिएगा। नियार्कस या निर्याकस ये जल सेनापति थे और सेल्यूकस निकेटर ये जल सेनापति थे। निकेटर मतलब निकट होना, तो जो धरती पे होगा वो हमारे निकट होगा और जो पानी में समुद्र में होगा वो हमसे दूर होगा, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर से आप याद रखिएगा निकट था थल सेनापति और जल सेनापति नियार्कस। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि सिकंदर ने भारत में कितने महीने तक शासन किया, तो 19 महीने तक, 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा था। और जब सिकंदर वापस लौट रहा था तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की यहाँ से जब वापस जा रहा था तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, सिकंदर इस तरफ को फिर नहीं बढ़ा था। क्यों नहीं बढ़ा था? क्योंकि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। उनके अंदर ये डर बैठा दिया गया था क्योंकि कि आगे जो सेना है, जो दूसरी तरफ मगध साम्राज्य है, वहाँ पर बहुत बड़े हाथी घोड़े बहुत कुछ है। लेकिन सिकंदर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो सेना को बहुत प्रेरित करता रहा, बहुत मनाने की उसने कोशिश की और सिकंदर की सेना नहीं मानी और वो व्यास नदी को पार करने से पहले ही वहीं से वो वापस लौट गए। और वापस जाते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई। फिर सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे? तो ये देखिए, शक्तिशाली सेना थी इसके पास, इसके घोड़े बड़े तेज तर्रार थे, बहुत स्पीड में घोड़े चलते थे इसके जो है, और यहाँ तक कि इसके जो सैनिक थे, इसके सेनापति थे, वो भी बड़े बुद्धिमान और बहुत तेज थे। और आम्भिक जैसे देशद्रोहियों का भी इसका साथ मिला था। जब इसने भारत पर अटैक किया तो इसको आम्भिक जैसे जो देशद्रोही थे उनका इसको साथ मिला और वो भी इसकी सफलता का कारण रहा। आक्रमण के भारत पर प्रभाव, तो क्या प्रभाव पड़े? भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधा संपर्क हो गया था।
जो भारत और यूनान के मध्य संपर्क नहीं था, बीच में राजा थे और संपर्क नहीं हो पाता था, वो अब बीच का कड़ी खत्म हो गई और सीधे संपर्क हो गया। छोटे छोटे राजाओं में भय बन गया कि उनको भय क्यों बन गया कि सिकंदर ने अभी छोटे छोटे राजाओं को हराया, अगर वो सब एक में होते, एकीकरण होता तो वो हरा नहीं पाता। तो इसी को देखते हुए भारत में एकीकरण का जन्म हो गया। फिर प्राचीन यूरोप का भारत से संपर्क हुआ, जो प्राचीन यूरोप था उसका भारत से संपर्क हो गया, और यहीं से आप याद रखेंगे खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ ईरानी आक्रमण के द्वारा। जब ईरानी आक्रमण हुआ तो खरोष्ठ लिपि का आगमन हुआ, और यूनानी आक्रमण से गांधार शैली का आगमन हुआ। दो चीज़ें आप याद रखें, ईरानी आक्रमण से खरोष्ठ शैली का लिपि का हुआ और यूनानी शैली से गांधार शैली का आगमन हुआ। ये हमारे पास थ्योरी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। कुल 7 एमसीक्यू क्वेश्चन है इसके, तो वो हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप भी कितने सही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सिकंदर भारत में कितने माह रहा था? 29 माह, 39 माह, 19 माह, 10 माह। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 माह, 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला विदेशी शासक था, कौन था? साइरस, डेरियस प्रथम, कैम्बेसिस या जराक्सीज। तो आपका सही आंसर है डेरियस प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो आपका सही आंसर है बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में या 323 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है 323 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में मगध का शासक कौन था? मतलब उस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अजातशत्रु। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, घनानंद। ये वही घनानंद है जिसने अपमानित करके चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था, और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिल करके इस घनानंद का पूरा वंश खत्म कर दिया था और वहां पर मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, झेलम विदित्सा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? सिकंदर और घनानंद के मध्य, सिकंदर और चंद्रगुप्त के मध्य, सिकंदर और पोरस के मध्य, पोरस और घनानंद के मध्य। तो आपका सही आंसर है सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। ये पोरस राजा वही राजा है जो सिकंदर के आगे झुका नहीं था और डरा नहीं था, और जिसकी बहादुरी के कारण सिकंदर ने उसको उसका जो राज्य था वो वापस कर दिया था। 7वां क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? अष्टक, आम्भिक, पोरस, शास्त्रगुप्त। तो सही आंसर है आम्भिक। ये वही आम्भिक है जो देशद्रोही था, जिसने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए थे, और घुटने टेक के बाद में उसने अपना राज्य तो दिया ही दिया, दूसरे राज्य भी सिकंदर को दिलवाने में उसकी पूरी भागीदारी रही। तो यहाँ पर ये हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट, एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे हिस्ट्री के, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और भी कई प्लेलिस्टें बनी हुई हैं चैनल पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और बहुत अच्छे अच्छे नोट्स के साथ पढ़ाया गया है। एक बार जा कर के आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।